एसोसिएट कंपनी से हम लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है। सेक्शन 2 सब क्लॉज 6, एसोसिएट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होती है? एसोसिएट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल कितनी होती है? 20%। मतलब अगर आप दूसरी कंपनी का 20% खुद होल्ड कर लो तो आप कौन सी कंपनी बन जाओगे? एसोसिएट कंपनी बन जाओगे। आपका दूसरी कंपनी पर अंडरलाइन करो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होना चाहिए। अंडरलाइन करो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब होता है कि आप दूसरी कंपनी को बहुत ही ज़्यादा कंट्रोल करने की सिचुएशन में हो, तो आपको उस कंपनी पर कौन सा कंट्रोल मिलेगा? सिग्निफिकेंट कंट्रोल मिलेगा। ठीक है, सिग्निफिकेंट कंट्रोल का मतलब आप समझ रहे हैं, आप दूसरी कंपनी के सारे मेजर डिसीजंस में कंट्रोल करने की सिचुएशन में हो। क्लियर है? एसोसिएट कंपनी 20% वोटिंग पावर रखती है। अब ऑन द बेसिस ऑफ एक्सेस टू द कैपिटल, पहला है लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी किसको बोलेंगे? जो सेबी में अपने आप को रजिस्टर्ड करा ले। क्या केवल लिस्टेड कंपनी ही शेयर्स इशू कर सकती है? हाँ। कहाँ लिस्टिंग करवाएगी वो? सेबी में। सेबी का फुल फॉर्म बोलो। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उस पर एक्ट लगता है 1992, लिख लो। सेबी पर कौन सा एक्ट लगता है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया 1992। एज पर द डेफिनेशन गिवन इन सेक्शन 2 सब क्लॉज 52 of Companies Act 2013, it is company which has only its securities listed on any recognized stock exchange। ये डेफिनेशन सीए फाउंडेशन में एक बार 4 नंबर की पूछ ली गई थी। Provided that such class of company which have listed or intend to list such class of security as may be prescribed in consultation with SEBI shall not be considered as listed company। अगर वो कंपनी अभी तक लिस्ट नहीं हुई है सेबी में तो उसे लिस्टेड कंपनी नहीं बोला जाएगा। मतलब सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि आप अपनी लिस्टिंग जाकर कहाँ पर करवाओ? सेबी में। और अगर सेबी में उसको लिस्टिंग नहीं मिली है तो उसे लिस्टेड कंपनी नहीं माना जाएगा। सेक्शन बोलो, सेक्शन 2 सब क्लॉज 52। सेक्शन 2 सब क्लॉज 52। Provided that such class of company which have listed or intend to list such class of security as may be prescribed in consultation with SEBI। ये मैंने रिपीट करा है। Whereas the word securities, आप अपनी सिक्योरिटीज का मतलब क्या होता है? शेयर्स, डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स तभी इशू कर सकते हो जब आप सेबी में रजिस्टर्ड हो। अब ये सिक्योरिटी वर्ड जो है वो कहाँ से आया है ये आपको बताना है। किसके बारे में बताना है? ये सिक्योरिटी वर्ड कहाँ से आया ये आपको बताना है। तो ये जो सिक्योरिटी वर्ड है ये कंपनीज एक्ट का नहीं है, ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशंस एक्ट 1956 से है। ये आपको लिख के आना पड़ेगा कि सिक्योरिटी वर्ड इज डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 81 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 हैज बीन असाइन्ड द सेम मीनिंग एज द सेक्शन 2 सब क्लॉज H ऑफ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एंड रेगुलेशन एक्ट 1956। ये लिखने पर आपको नंबर मिले। हमारे एक्ट ने कहाँ डिफाइन किया है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 81। उन्होंने कहाँ पर डिफाइन किया है? सेक्शन 2 सब क्लॉज 52 में लिस्टेड है ना, लिस्टेड। सेक्शन 2 सब क्लॉज 52 में लिस्टेड वर्ड, और जो सिक्योरिटी वर्ड है वो सेक्शन 2 सब क्लॉज 81। 3 सेक्शन, एक सब क्लॉज 2, सेक्शन 2 सब क्लॉज 52, एक सेक्शन 2 सब क्लॉज 81 और एक सेक्शन 2 सब क्लॉज H। सेक्शन 2 सब क्लॉज 52 है लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 81 है सिक्योरिटी वर्ड इन कंपनीज एक्ट 2013 और सेक्शन 2 सब क्लॉज H है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस एक्ट 1956 का। यहाँ तक पूरा समझ में आ गया? तो आपको ये पूरा लिख कर आना है कि जो लिस्टेड है वो सारी कंपनी को सेबी की परमिशन चाहिए। स्केन स्टील रॉड लिमिटेड अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, शेयर्स आर लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज कोलकाता, हेंस स्केन स्टील रोड्स लिमिटेड इज अ लिस्टेड कंपनी। द रीजन फॉर कॉलिंग इज लिस्टेड इज बिकॉज द कंपनी स्टॉक एक्सचेंज हैव साइंड अ लिस्टेड एग्रीमेंट।
इन्होंने आपको एग्जाम्पल देकर बताया कि अगर आपने लिस्टेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है तो आपको कौन सी कंपनी बोला जाएगा, लिस्टेड। तो आज का हमारा टॉपिक था फर्स्ट लिस्टेड कंपनी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 52। अनलिस्टेड कंपनी, उसके अलावा जो भी कंपनी बचती है वो सारी अनलिस्टेड है। अब आती है गवर्नमेंट कंपनी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 45। तो गवर्नमेंट कंपनी किसको बोलोगे, जिसके पास कंपनी के 51% शेयर्स हो, उसे कौन सी कंपनी बोला जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी हु इज नॉट लेस देन 51 पेड अप शेयर कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और कलेक्टिवली। या तो मोदी जी ने ले रखी हो या हमारी लोकल MP गवर्नमेंट ने ले रखी हो और दोनों ने मिलकर ले रखी हो। कितने परसेंट पेड अप शेयर कैपिटल, 51। तो कौन सी कंपनी बन जाएगी, गवर्नमेंट। ठीक है, अब गवर्नमेंट कंपनी के आगे है फॉरेन कंपनी, सेक्शन 2 सब क्लॉज 42। रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग बिजनेस कनेक्शन इन इंडिया। कहाँ इनकॉर्पोरेटेड होती है वो, आउटसाइड इंडिया, बस उसका बिजनेस कनेक्शन कहाँ पर होता है, इंडिया। समझ गए। तो ऐसी कंपनी को हम क्या बोलेंगे, फॉरेन। सेक्शन 2 सब क्लॉज 42। फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विच चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी डील्स विद द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी विच आर फॉर्म्ड। अब देखो सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता पड़ रहा है कि ये प्रॉफिट के लिए काम। कौन सी ऐसी कंपनी है जो NPO में कन्वर्ट नहीं हो सकती, कौन सी ऐसी कंपनी है जो NPO में कन्वर्ट नहीं हो सकती है, OPC अंडर सेक्शन 2 सब क्लॉज 62 कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू NPO. However, it is eligible to convert any other type of company if टर्नओवर 2 करोड़ से ज़्यादा, पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा और 2 साल उसको एग्जिस्टेंस में हो गया। ठीक है रुद्राक्ष, बहुत एक्सपेक्टेशन है बेटा और बिल्कुल लो जा रही है मेरी एक्सपेक्टेशन, समझ रहे हो बात को। तो ये सेक्शन 8 कंपनी है, प्रमोट द चैरिटेबल ऑब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, साइंस एंड आर्ट। चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए बनी है, दान धर्मी कंपनी। प्रॉफिट कमाना इसका मोटिव। कौन सी कंपनी, सेक्शन 8 NP। कौन सी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी क्या, प्रॉफिट कमाएगी क्या, बिना प्रॉफिट के काम कर रही है। ठीक है, हाँ, अब इनका प्रॉफिट फिर से सोशल एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाता है या उनके वर्किंग में फिर से इंट्रोड्यूस हो जाता है। सच कंपनी इंटेंड टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, उसका प्रॉफिट फिर से इसके ऑब्जेक्ट को प्रमोट करने में लगा देगी। प्रोहिबिटिंग द पेमेंट ऑफ एनी डिविडेंड, मोस्ट IMP लाइन, अंडरलाइन विथ ट्रिपल स्टार, एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन। क्या चैरिटेबल कंपनी अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है? आंसर आएगा नहीं। जिस दिन इसने अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट दिया उस दिन इसका लाइसेंस कैंसिल हो जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस, लिखो सेंट्रल गवर्नमेंट इसका लाइसेंस कैंसिल। सेंट्रल गवर्नमेंट की NPO हो ही नहीं सकती, अब तब होगी जब 51% शेयर ले, और शेयर लिए ही नहीं। और अगर गवर्नमेंट को ही NPO बनानी होती तो वो खुद ही NPO कंपनी कहलाती ना, तो फिर उसके सारे क्लॉजेस यही लग जाते। और तुम्हें लगता है? ठीक है, अब देखो कुछ एग्जांपल्स दिए हुए गवर्नमेंट कंपनी के। गवर्नमेंट कभी चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए हमारे यहाँ तो करती है, बाकी जगह नहीं करती। पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इशू द लाइसेंस, सेक्शन 8 अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट। बताओ लाइसेंस कौन देगा, बताओ कौन लाइसेंस देगा, कौन सी कंपनी को? सेक्शन 8 कंपनी का नाम क्या है? NPO, चैरिटेबल ऑब्जेक्ट कंपनी। ठीक है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उसने रजिस्टर्ड कर लिया और उसने एक और परमिशन दे दी, क्या कि ये अपने नाम के आगे से लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हटा सकती है। शाबाश बेटा, तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, वेरी गुड, ग्रास्पिंग पावर बढ़िया है। किसी का भी अगर कॉन्सेंट्रेशन क्लास में है
तो समझ लो कि 50% सीए की तैयारी तो क्लास में ही होती है। अब मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चा इधर फैन देख रहा है, ट्यूबलाइट देख रहा है, घड़ी देख रहा है, तो समझ लो कि आज की क्लास का कोई मतलब नहीं। सेक्शन 8 कंपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल से अपने नाम के आगे से क्या हटा सकती है? लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स हटा सकती है। समझ में आया? हाँ, इसका एडवांटेज ये है कि चाहो तो हटा दो, पता पड़ जाएगा कि ये कंपनी ना तो पब्लिक कंपनी और ना ही प्राइवेट। हाँ, ऐसे कुछ एडवांटेज नहीं। द रजिस्ट्रार शेल एप्लीकेशन रजिस्टर्ड सच पर्सन और एसोसिएशन ऑफ पर्सन एज अ कंपनी अंडर दिस सेक्शन। ऑन रजिस्ट्रेशन द कंपनी शेल एंजॉय सेम प्रिविलेजेस एंड ऑब्लिगेशन एज ऑफ अ लिमिटेड कंपनी। अंडरलाइन, एनपीओ हमेशा कौन सी कंपनी रहेगी? लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी क्या होती है? जिसकी लायबिलिटी लिमिटेड रहती है। इसमें अपन ने 2 तरह की लिमिटेड कंपनी पढ़ी थी, लिमिटेड बाय शेयर्स। हाँ, सही क्या है? लिमिटेड बाय गारंटी और लिमिटेड बाय गारंटी किसको बोलते हैं? जब कॉर्पोरेट हो रही है तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट करने की अमिताभ बच्चन ने जबान नहीं दी, गारंटी दी। हाँ, गारंटी दी थी कि वो 1000 करोड़ रुपए रिलायंस को देंगे वाइंडिंग अप के टाइम पर। तो ये अमिताभ बच्चन की तरफ से क्या हो गई? गारंटी। इसका अमाउंट कब मंगाया जाएगा? जब वाइंडिंग अप होगा। और कौन मंगाएगा? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन call the amount of guarantee only at the time of liquidation। ऑफिशियल लिक्विडेटर नहीं मंगाएगा। गारंटी का अमाउंट कॉल करने का रेट सिंगल 1% को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। गारंटी का अमाउंट बीओडी कॉल कर सकते हैं और इसका अमाउंट लिखा रहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लाइबिलिटी क्लॉज। चलो, गारंटी कंपनी बताओ क्या होती है? मैंने अभी बताया। बताओ गारंटी कंपनी क्या होती है? जिसमें कोई भी पर्सन कंपनी के लिए क्या देता है? गारंटी। ये गारंटी कब मंगाई जाएगी? लिक्विडेशन के टाइम पर। कौन मंगाएगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और लिक्विडेशन की जो गारंटी का अमाउंट है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के लायबिलिटी क्लॉज में लिखा होता है। ऑफिशियल लिक्विडेटर को तो वो काम दिया जाता है कि आप वाइंडिंग अप से रिलेटेड सारी प्रोसीजर कंप्लाई विद कीजिए, लेकिन कॉल करने की अथॉरिटी केवल बीओडी के पास है। चलो, ये हो गया। फिर रिवोकेशन ऑफ लाइसेंस। लाइसेंस रिवोक हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है। कब होगा? जब वो पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट में काम करे या अपने प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट दे। बताओ, एनपीओ डिविडेंड बांट सकती है क्या? चलो, एनपीओ का लाइसेंस कौन देता है? एनपीओ का लाइसेंस कैंसिल हो सकता है क्या? हाँ, कब हो सकता है? जब वो डिविडेंड बांटते। ये अपने नाम के आगे से चाहे तो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स हटा सकती है। इसका सेक्शन क्या है? 8। और ये चैरिटेबल ऑब्जेक्ट के लिए काम करती है। ठीक है, यहाँ तक का पूरा समझ में आ गया। तो सेक्शन 8 कंपनी के रिवोकेशन वाला पैराग्राफ मैं एक बार पूरा रीड कर रही हूँ, आप इससे पूरा ध्यान से समझो। द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर revoke the license of the company whether the company contravenes any of the requirement or condition of this section subject to which the license is issued or where the affair of the company conducted fraudulently। underline करो। अगर आप fraudulently conduct कर रहे हो, public interest के अपोज में कर रहे हो, या फिर आपने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो फिर आपको ये सारे नाम क्या करने पड़ेंगे? वायलेट द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी और प्रेजुडिशियल टू पब्लिक इंटरेस्ट एंड ऑन रिवोकेशन द रजिस्ट्रार शेल पुट लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड अगेंस्ट द कंपनीज नेम। मतलब वो कंपनी बंदी करे, उसका बस एनजीओ वाला सेक्शन। हाँ, एनजीओ हटा रहे और उसके नाम के आगे जो लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड हटाया गया था वो वापस से जोड़ दे। बट बिफोर सच रिवोकेशन central government must give written notice of the intention to revoke the license and opportunity of hurt to the government company। order of central government where a license is revoked। किसने दिया रिवोकेशन का लाइसेंस का नोटिस? सेंट्रल। क्यों दिया? 3 चीजें बताओ। प्रोहिबिटेड, हाँ प्रोहिबिटेड, कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन।
तो उसके नाम के आगे से जो प्राइवेट लिमिटेड हटा हुआ था वो वापस जाकर, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, एनपीओ को एक नोटिस भेजना पड़ेगा और अपॉर्चुनिटी देनी पड़ेगी, तब जाकर वो होगा। ऑर्डर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रिवोक, देन सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय पब्लिक इंटरेस्ट ऑर्डर कंपनी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन शुड बी अमलगमेटेड विद अनदर कंपनी। अंडरलाइन कर लो। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इसका लाइसेंस कैंसिल मत करो, सिर्फ इसकी सजा क्या दो कि इसको दूसरी ही सेम और सिमिलर ऑब्जेक्ट वाली कंपनी के साथ अमलगमेट करो। क्या बोला, लाइसेंस कैंसिल, मैं गवर्नमेंट कंपनी पढ़ा रही हूँ बेटा, उसमें मैं ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट पे हूँ, एक पोर्शन ही आपका छूटा है जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो चुकी है। अमलगमेट मतलब दो कंपनी मिलकर एक साथ काम कर लो। जैसे मान लो कि अग्रवाल कोचिंग क्लासेस नाम की एक कोचिंग क्लास है जो गरीब बच्चों को पढ़ाती है, और इधर टिब्रवाल सर ने भी सोचा कि आप जीवन में पैसा तो बहुत कमा लिया, चलो एक ऐसी कोचिंग डालते हैं जो कि ऐसे बच्चों को पढ़ाए जिन्हें की फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अब सर ने ये कंपनी खोल तो ली, पर गलती से अपने प्रॉफिट में से क्या बांट दिया, डिविडेंड। सेंट्रल गवर्नमेंट मोदी जी को गुस्सा आया, उन्होंने सर को कॉल किया, सर क्या कर रहे हो, डिविडेंड बांट रहे हो, आपका लाइसेंस क्या कर रहे हैं, कैंसिल। सर ने करा, सर कैंसिल मत करो। सर बोल रहे हैं कि आप हमें अग्रवाल कोचिंग क्लासेस के साथ क्या कर दो, मर्ज। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऑल्सो हैव द पावर टू मर्जिंग that type of NPO in another type of NPO without cancelling the license of that company. Is it clear? अमलगमेशन मतलब मर्ज करना, मतलब आपको अभी मैंने एग्जांपल भी दे दिया कि टिब्रवाल क्लासेस किसके साथ मर्ज हो जाएगी, अग्रवाल। क्यों, क्योंकि उनका लाइसेंस कैंसिल होते होते बचा है रिक्वेस्ट पर, तो कंपनी को क्या कर दिया गया, दूसरी कंपनी के साथ अमलगमेटेड कर दिया गया। इज इट क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा, ठीक है। अगला देखो, इसमें लिखा हुआ है सारे राइट्स और इंटरेस्ट भी यहाँ पर ट्रांसफर हो जाएंगे, मतलब हमारे साथ उन लोगों के राइट्स मर्ज हो जाएंगे। पेनल्टी पनिशमेंट ऑन कॉन्ट्रावेशन, रीड करो, मैं आपसे अभी पूछती हूँ। पेनल्टी पनिशमेंट इन कॉन्ट्रावेंशन, पूरा पूरा लगा। इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विथ एनी ऑफ द रिक्वायरमेंट laid down in this section, the company shall without prejudice to any other action under the provision of this section be punishable with fine which not less than 10 lakh rupees but which may be extended to 1 crore rupees। लिखो 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी है। कितनी पेनल्टी है? 10 लाख से 1 करोड़ तक की पेनल्टी है। डायरेक्टर और एवरी ऑफिसर्स पर जिसने डिफॉल्ट किया है पर्सनल पेनल्टी कितनी? 10 लाख से किस पर लगाई गई है? किस पर लगाई गई है? डायरेक्टर या हर उस ऑफिसर ने जिसने एनपीओ को एनपीओ के प्रोविजन फॉलो करने से रोका है। क्लियर है? और एक और पेनल्टी है यहाँ पर, हाँ, डिफॉल्ट शेल बी पनिशेबल विथ फाइन शेल नॉट बी लेस देन 25,000 रुपीज विच में बी एक्सटेंडेड टू 25,000। डायरेक्टर और ऑफिस पर नीचे वाली और ऊपर वाली 10 लाख से 1 करोड़ पर कंपनी पर। लिखो कंपनी पर कितनी है? 10 लाख से 1 करोड़। और डायरेक्टर और ऑफिसर पर कितनी है? 25,000 से 25 लाख रुपए। 3 नंबर फ्री के मिलेंगे, सिर्फ लिमिट याद करके जानिए। सेक्शन 8 सिग्निफिकेंट पॉइंट्स, ये पॉइंट्स आप पढ़ लोगे जो मैंने पढ़ाया था उसी का क्रक्स है। अब ये पॉइंट्स में दिए, हमने पैराग्राफ में पढ़े, अब ये रिवीजन है, ये घर जाके आप कर लेना। क्लियर हुआ? अगला है एसोसिएट कंपनी जो होती है वो 20% लेती है और होल्डिंग कंपनी कितने परसेंट शेयर लेती है? 50% से एक भी ज़्यादा हुआ शेयर तो आप बन जाओगे होल्डिंग कंपनी, और अगर गवर्नमेंट ने ये शेयर ले लिए तो गवर्नमेंट। क्लियर हुआ? 3 तरह की कंपनी, 3 तरह की लिमिट्स। क्लियर है?
अच्छा, एक कुछ अलग पॉइंट्स इसमें जो छूटे हैं वो आपको बता देती हूँ। पहला दूसरा तो हमने पढ़ लिया कि मिनिमम शेयर कैपिटल की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑब्जेक्ट कैसा होना चाहिए एनपीओ का? चैरिटेबल ऑब्जेक्ट। डज नॉट डिक्लेयर डिविडेंड, डिविडेंड बांट सकती है क्या? नहीं। ऑपरेट अंडर ए स्पेशल लाइसेंस फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड हटा सकती है। लाइसेंस कौन कैंसिल करेगा? गवर्नमेंट। रिवोकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्ट्रावेंस इज स्टेटस इन चेंज इट्स नेम, वाइंडिंग अप और अमलगमेट, तीनों कर सकती है वो। हाँ, स्टेटस चेंज कर देगी मतलब एनपीओ से उसको पब्लिक कंपनी बना देगी। वाइंड अप कर सकती है दूसरी कंपनी। अपन ने क्या एग्जांपल लिया था टेब्रेवाल क्लासेस किसके साथ? अग्रवाल। कैन कॉल इट्स जनरल मीटिंग बाय गिविंग क्लियर 14 days नोटिस इंस्टेड ऑफ 21 days। अंडरलाइन। देखो इसमें क्या होता है, नोटिस भेजा जाता है शेयर होल्डर को या कंपनी के किसी काम के लिए डायरेक्टर्स को बुलाना, तो 14 दिन का नोटिस भेजा जाता है। कितने दिन का? 14 दिन पहले नोटिस भेजा जाएगा कि कंपनी की मीटिंग है, अटेंड कर। बाकी सारे केसेस में कितने दिन का नोटिस जाता है? 21 days। एनपीओ के लिए कितने दिन का नोटिस जाएगा? 14। एनपीओ अपने नाम के आगे से क्या हटा सकती है? किसकी परमिशन लगेगी? डिविडेंड बांटना मना है। अगर रिवोकेशन हुआ तो वाइंड अप होगा या फिर अमलगमेशन या स्टेटस पूरा चेंज हो जाएगा। रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर डज नॉट अप्लाई। सबसे बढ़िया बात, एनपीओ पर मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट ही नहीं। इट्स कंप्लीटली डिसऑर्गेनाइज्ड। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि इसको मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं लिखनी है। और तुम क्या पॉइंट बता रहे हो, फिर से बोलना। नहीं, वो प्राइवेट और पब्लिक के अंदर आएगी तब। अगर वो एनपीओ का डेजिग्नेशन लिए हुए तो नो नीड ऑफ मेंटेनिंग द मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। हाँ, अगर स्टेटस चेंज होता है तो प्राइवेट कंपनी के मिनिमम डायरेक्टर कितने? 2 और पब्लिक कंपनी कितने? तो फॉर्मेशन के टाइम पर ही आ जाएगी रिक्वायरमेंट। ऐसा लिखवा है सर ने, तुम उसको पूरा लिख लेना बेटा। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो सेक्शन 149 में डिफाइन होते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का सेक्शन क्या है? 149। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी इनको नहीं रखना। तो बताओ क्या ये लिमिटेड वर्ड लगाएंगे? नहीं। क्या ये प्राइवेट लिमिटेड हटाएंगे? नहीं लगाएंगे, नहीं। उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं, मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं। वो तब आएगी जब वो कन्वर्ट। शाबाश। फिर उसके बाद नीड नॉट कॉन्स्टिट्यूट नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी। एक कमिटी होती है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम क्या है? नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी। जिसका नाम क्या है? नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी अंडर सेक्शन 178। सेक्शन कमिटी करती क्या? हाँ, ये कमिटी करती क्या है? नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमिटी डायरेक्टर का नाम नॉमिनेट करेगी, रेमुनरेशन फिक्स करने में मदद करेगी। ये कमिटी बिठा दी गई है, इसका काम ही यही है। तो वो डायरेक्टर से नहीं तो फिर कमिटी का काम। और रेमुनरेशन कितनी कुछ रिक्वायरमेंट? एनपीओ है भाई, जाओ अपने घर। समझ में आ रही बात? क्या करें हम? नॉमिनेशन करके रेमुनरेशन डिसाइड करके। पार्टनरशिप फर्म कैन बी मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। अगर सेक्शन 8 कंपनी में कोई फर्म आके बोले कि हमको यहाँ पर मेंबर बना लो, तो बन सकते। जनरली आप दूसरी कंपनी के जो स्टेटस होते हैं ना, पब्लिक कंपनी, उसके मेंबर नहीं बन सकते। एग्जाम्पल सुनो, समझ में नहीं आया होगा। देखो, एक पार्टनरशिप फर्म है जो मैंने और दीपक सर ने बनाई। सपोज नाम है टेब्रेवाल एंड एसोसिएट। ये एक हमारी फर्म है, हम दोनों क्या है? पार्टनर। ठीक है। हमें इस साल भगवान की असीम कृपा से बहुत सारा प्रॉफिट हुआ। हमने सोचा कि हम एक फर्म है तो फर्म के अकाउंट से पैसा डेबिट करते हैं। डेबिट करना मतलब फर्म के अकाउंट से डेबिट मतलब कम होना, खर्चा।
और शेयर्स खरीद लेते हो रिलायंस के फर्म के नाम से। रिलायंस का फोन आता है कि हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। हमने बोला क्यों भाई? बोले आप एक फर्म हो और फर्म में परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता। अगर पार्टनर्स गए तो फर्म भी गई, तो शेयर्स के पैसे किससे मांगेंगे? इसलिए कोई भी फर्म कभी भी किसी कंपनी के शेयर्स नहीं खरीद सकता। इंडिविजुअल पर्सन खरीद सकता है, मैं खरीद सकती हूँ अपने नाम से, पर फर्म के अकाउंट से पैसा नहीं जा सकता। फर्म के नाम से शेयर्स खरीदने पर रिस्ट्रिक्शन है, पर एनपीओ में शेयर्स खरीद, मतलब एनपीओ के मेंबर बनना चाहते हो, कैपिटल कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, कर दो, मना नहीं। 3 नए पॉइंट क्या पढ़े? एनपीओ में पार्टनरशिप फर्म मेंबर बन सकते हो। और क्या पढ़ा अपन ने? 14 दिन का नोटिस जाएगा 21 की जगह, और इसमें मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की रिक्वायरमेंट से इनको फ्री कर दिया गया। जो जैसे एक कंपनी जो आपने बताया कि आपकी फर्म है टिब्रेवाल एसोसिएट्स, तो उसमें जैसे आप तो टिब्रेवाल के नाम से अपनी शेयर्स खरीद पाओगे, तो जब आप दोनों जब शेयर्स खरीदोगे तो वो एसेट तो फर्म की नहीं रहेगा ना? हाँ, तो फर्म खरीदेगी ही ना शेयर, तो असेट्स किस? आपके नाम से आपने अपने नाम से, तो फिर फर्म के असेट्स नहीं है, मेरी पर्सनल असेट्स है। तो फिर इसमें अपन एसेट्स नहीं, बिल्कुल लिखेंगे, वो तो ड्राइंग्स होगी। ड्राइंग्स होगी। अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अ मेंबर ऑफ सेक्शन 8 कंपनी। खत्म। ये हो गया इसका पूरा रिवीजन। आप इसका एक शॉर्ट नोट्स चार्ट आपको दिख रहा है सामने, वहाँ से पढ़ सकते हैं, और कोई डाउट हो तो घर पे पूछ सकते हैं। अब डोरमेंट कंपनी, इसको समझो, सेक्शन 455 IMP। डोरमेंट कंपनी क्या होती है? जैसे मान लो कि दीपक सर ने सोचा कि यार मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेरी ऐसी इच्छा है कि मेरा जो बेटा है वो आगे जाकर एक कंपनी खोले। किसने सोचा ऐसा? है ना। अब इसके लिए क्या होता है कि आप बहुत सारी फॉर्मेलिटीज से गो थ्रू हो गए। बताओ, कंपनी खोलने के लिए पहला कॉल किसको करना पड़ेगा? CS को, कंपनी सेक्रेटरी को। कंपनी से रिलेटेड सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कंप्लाई विद करने की जिम्मेदारी किस पर है? CS। सर ने एक CS को फोन लगाया और बोला यार भाई देख, मैं कंपनी खोलना चाहता हूँ और उसका रजिस्ट्रेशन भी आज ही करना चाहता हूँ, पर मैं अभी बिजनेस नहीं करूँगा। सारे सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस तब होंगे जब फ्यूचर में मेरा बेटा सही में कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट करेगा। तो बोल रहा है यार सर अभी से क्यों दिमाग लगा रहे हो, क्यों कंपनी खोल रहे हो, क्या प्रॉब्लम है? तो उनने बोला यार कंपनी तो मैं खोलना चाहता हूँ, क्योंकि उस समय 2 साल मेरे बेटे के बिगड़ेंगे, जो टाइम लगेगा कंपनी खोलने में, 1 साल 2 साल 6 महीने जो भी, तो मैं आज से ही खोलना चाहता हूँ। तो ऐसी कंपनी जो अपना रजिस्ट्रेशन तो आज करा लेती है पर बिजनेस एक्टिविटी कब स्टार्ट करेगी? फ्यूचर में, उसे डोरमेंट कंपनी बोला जाएगा अंडर सेक्शन 455। हैविंग नो सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शंस, नॉट फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न अंडर सेक्शन 92 एंड हैविंग नो सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, बिकॉज बिजनेस ट्रांजैक्शन ही नहीं तो स्टेटमेंट कहाँ से आएंगे? P&L बनेगा क्या? नहीं। अरे भाई बिजनेस ही नहीं कर रहे, काय का P&L, काय के एनुअल रिटर्न्स? समझ गए? तो पिछले 2 सालों से उनके पास कोई एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, तो ही आप कौन सी कंपनी कहलाओगे? डोरमेंट कंपनी। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस में क्या क्या नहीं आता है? पेमेंट ऑफ फीस। देखो रजिस्ट्रेशन तो आज ही करा रहे हो तो फीस तो पेमेंट लगे, उसको आप अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं बोलो। आपका छोटा मोटा एक ऑफिस भी होगा, भैया कंपनी तो रजिस्टर्ड हो गई तो ऑफिस तो बनाना पड़ेगा, भले ही बिजनेस कब शुरू हो, तो बिजनेस से रिलेटेड खर्चे करने पड़े। करोगे बिजनेस से रिलेटेड खर्चे? हाँ। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट, शेयर्स तो अलॉट करने पड़ेंगे। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल की, वो तो करोगे, भले ही बिजनेस कब शुरू करो, फ्यूचर। और मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स को भी आप सिग्निफिकेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानोगे। एक छोटा क्वेश्चन बन सकता है। हाँ। जैसे कि ये बंदे ने जैसे डोरमेंट कंपनी बनाई, तो वो ऐसा भी कर सकता है कि 2 साल के बाद NSE या फिर BSE में जो मेरे शेयर से वो जाके इशू हो जाएंगे 2 साल बाद, तब अभी से मैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ।
यू मीन टू से कि जैसे कि अभी उसने कंपनी अभी इनकॉर्पोरेट कर ली, पर उसने कमेंसमेंट नहीं करा बिजनेस का, और वो ऐसा चाहता है कि 2 साल बाद जब भी वो कंपनी चालू करेगी तब उसके शेयर डायरेक्ट इशू हो जाए। नहीं, शेयर्स तो इशू कर रहे हैं ना, अब अलॉटमेंट हो रहा है ना शेयर्स का। अगर लिस्टेड अपने उसमें सेबी में और उसमें जब पब्लिक लिस्टेड बाद में करवाए, नहीं लिस्टेड पे अपन ने लिस्ट पे, हाँ वही लिस्टेड बाद में करवा। नहीं लिस्टिंग तो होगी ना, अलॉटमेंट ऑफ शेयर हो रहा है। अगर आपको बाद में पब्लिक लिस्टेड खोलनी है हाँ, तो आप वो सारी रिक्वायरमेंट अभी कर लो ना, बस आप बिजनेस मत करो। तो फिर शेयर्स भी फिर 2 साल बाद ही खरीदेंगे लोग। लोगों को अभी आईपीओ निकाल दो, पैसे ले लो, पैसे ले लो। आईपीओ जो अभी निकाल के रख सकते हो, बिल्कुल। लोगों से पैसे आ जाएंगे। हाँ। तो पैसे को अपन यूज कर सकते हो। तो बिजनेस नहीं करोगे तो यूज कहाँ करोगे? नहीं अभी 2 वो साल नहीं, बाद- बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो लॉक्ड। 2 साल बाद- हाँ ठीक है, क्योंकि बिजनेस ट्रांजेक्शन ही बना है। अब निधि कंपनी सेक्शन 406, अब ये निधि नाम क्यों रखा? ये भैया पहेली है। ये निधि की जगह गीता नाम भी रख सकते थे, सीता नाम भी रख सकते थे। तो निधि का मतलब हिंदी से लेकर आए ये फंड, म्यूचुअल फंड्स। निधि कंपनी जिसके पास कुछ फंड्स होते हैं जो म्यूचुअल बेनिफिट ऑफ सोसाइटी के लिए, अ कंपनी विच इज द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर टू बी अ निधि और म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी is the case may be निधि company are created mainly for cultivating their habits of thrift of and savings amongst the member. मेंबर आएंगे और इसमें अपना पैसा क्या करके जाएंगे? जमा। और किसी को पैसों की जरूरत हो तो वो निधि कंपनी से ले सकते। बैंक के कौन सी कंपनी? निधि। बैंक और इसमें डिफरेंस क्या है फिर? और वो भी उसकी ना वो कम्युनिटी। हाँ, ये मेंबर को सोशल बेनिफिट के लिए कम इंटरेस्ट पर फंड प्रोवाइड फॉर करती है, जबकि बैंक पर आरबीआई एक्ट, कौन सा आरबीआई एक्ट? 1934 लगता है। हमें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी 1912 में अलग से रजिस्टर्ड होती है। अगर आप कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो रहे तो भी हैं, नहीं। फंडिंग का काम कर रहे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन है तो निधि। और अगर उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में जाकर रजिस्टर्ड करवा रहे हो और उतने ही मेंबर्स रख रहे हो तो फिर आप, ये है तो सेम चीज ना, बस अलग अलग जगह लॉजिक विल रिमेन सेम, लॉजिक सेम। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी तो यही करते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं उन पर एक्ट दूसरा लग जाता है, एनबीएफसी। Act difference है, बस motive बाकी motive ऑब्जेक्ट एक, ठीक है। पीएफआई फिर से एक आ गया। पीएफआई का सिंपल एंड शॉर्ट डेजिग्नेशन बताऊंगी, इतना बड़ा पढ़ने की जरूरत नहीं। पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, क्या नाम है? पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब ये पब्लिक को क्या देती है? फंड्स प्रोवाइड फॉर करेगी। लेकिन हर बैंक पीएफआई नहीं होती। पीएफआई होने के लिए 2 चीजें जरूरी है, एक तो गवर्नमेंट का कंट्रोल होना चाहिए, तब आप पीएफआई बनोगे। जैसे हर बैंक में गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है। और एक आप कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 4A में रजिस्टर्ड हो तो होगा। समझ में आ रही बात? तो हर जगह हर इंस्टीट्यूशन को पीएफआई का डेजिग्नेशन नहीं मिलेगा। किसको मिलेगा? या तो आप कंपनीज एक्ट 1956 के सेक्शन 4A से उठकर आए तो वहां जो पीएफआई थे वो आज भी क्या है? पीएफआई। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पीएफआई में आता है, एलआईसी, जिंदगी के, है ना। तो वो जो बेचारी एक गरीब इंस्टीट्यूशन है इंडिया की, जो सबको बेवकूफ़ बना बना के पैसे लेती है, वो पीएफआई में रजिस्टर्ड। हमने नहीं करी है, हमारा कोई योगदान ही नहीं है। किसने करी है? गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट बोल दे कि आज से एसबीआई पीएफआई, तो एसबीआई क्या बन जाएगी? पीएफआई। उस पर किसका कंट्रोल आ जाएगा? गवर्नमेंट। हमने आपने डिसाइड नहीं किया। मैडम आप एक बार तो बता दो कौन कौन से पीएफआई होते हैं, लिस्ट दिए, पढ़ लें। ये 1st से 5th तक सब क्या है? पीएफआई। कंडीशन क्या है ये जरूर आपको मैं पढ़ूंगी। हाँ देखो, अगर आप जो मॉड्यूल में लिखा है कि ये पीएफआई होते हैं और पीएफआई की भगवान नहीं करे 4 नंबर में डेफिनेशन आ जाएगी और आपने ये मटेरियल गायब कर दिया और एक वो पेड़ पे बैठा हुआ रट्टू तोता बच्चा है और वो दिन रात मॉड्यूल रट रहा है, उसको उसकी मम्मी ने सिखा दिया कि बेटा रटेगा तो सीए बनेगा, और उसने ये लिख दिया और आपकी कॉपी कंपेयर हो गई,
मरते तो हम वही हैं जहां वो लोग सीए के एग्जाम में बैठते हैं जो रटते बहुत अच्छा है। सीए के एग्जाम में फर्स्ट शॉट निकलने का मूल मंत्र है रटना, समझ के, हाँ, क्योंकि रट के आप एग्जाम पास कर लोगे, पर प्रैक्टिकल वर्ल्ड में जब जाओगे तो प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आएगी ही, आ सकती क्या। इसलिए ये भी लिखना है, जो मॉड्यूल लिखता है मॉड्यूल को बोला करो त्वमेव माता च पिता त्वमेव, उसमें जो लिखा है वो जिस बच्चे ने छाप दिया और वो आके बोल दे कि मैं सीए में फेल हो गया, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई किसी तरह की सप्लीमेंट बुक की जरूरत नहीं, मॉड्यूल और सिर्फ मॉड्यूल। इसलिए मैंने सारे वीडियो भी मॉड्यूल से बनाए। दूसरी फैकल्टी के वीडियोस अगर आप देखोगे, उनने अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ाया है, जिसमें से मॉड्यूल के कंटेंट छूट जाते हैं, फिर नंबर नहीं आते बच्चों को। समझ में आ रही बात? इसलिए मैं मॉड्यूल से ही चलती हूँ, मॉड्यूल से ही पढ़ाती हूँ, आपको मॉड्यूल से ही रटना है। कंडीशन क्या है पहली बताओ? इट हैज बीन एस्टेब्लिश और कॉन्स्टिट्यूट अंडर बाय सेंट्रल और स्टेट एक्ट अंडर दिस एक्ट। हाँ बिल्कुल। प्रीवियस कंपनी लॉ, नॉट लेस देन 51% शेयर पर अंडरलाइन कर लो। देखो 3 जगह आ गया है, एक तो होल्डिंग सब्सिडरी 50%, एसोसिएट 20, गवर्नमेंट 51 और पीएफआई भी 51। रटा गया। पेनल्टी किस में पड़ी थी अभी बताओ? आपकी याददाश्त चेक करता है। सेक्शन 8 में क्या पेनल्टी थी? ऑफिसर्स पर 25,000 से 25 लाख और कंपनी पर थी। वाह यार, सब आज तो तुम बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। टच वुड का मुझे खतरनाक नहीं स्टील आयरन हो गया। समझ में आया? क्लियर है? चलो ऐसे ही पढ़ा करो यार, सुबह की बैच में भी ऐसे ही पढ़ा करो। सुबह तुम लोगों को पढ़ाने आती हूँ तो इतने फ्रेश मूड में आती हूँ और तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते मैं ही सो जाती हूँ। तुम लोग इतना बढ़िया सोते रहते हो। बहुत लेट रखते हो ना सुबह। हाँ वही तो, सही बात। सर को बोलना पड़ेगा और थोड़ा लेट। हाँ ये आ गया समझ में 51% कंट्रोल। अब नया टॉपिक शुरू हो रहा है, तो मैं आपसे एक बार पूछ लूँ कि आप क्या चाहते हैं।